धर्मस्थला कर्नाटक का एक ऐसा कस्बा जहां रूहानियत का उरूज माना जाता है, लेकिन जुलाई 2025 में यहाँ की मुक़द्दस फ़िज़ाओं से एक सनसनीखेज़ खबर सामने आई। एक 48 साला साबिक़ सफाई कारकुन जिसने अपनी शनाख्त मख्फी रखी है ने 3 जुलाई 2025 को पुलिस को बताया कि उसे 1998 से 2014 तक सैकड़ों लाशें दफनाने या जलाने पर मजबूर किया गया। ये लाशें वो थीं जिन पर जिनसी तशद्दुद या ज़्यादती के निशान भी थे और इनमें स्कूल की लड़कियां भी शामिल थीं। वो ख़ुद कहता है कि शुरू में मुझे लगा ये ख़ुदकुशी या हादसाती वाक़यात हैं, लेकिन फिर पता चला कि ये जराइम की कहानी है। वकीलों ने इंकशाफ किया कि उनके पास इन लाशों के दफन होने वाली जगहों के पते भी मौजूद हैं। 24 जुलाई को खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी गई, जिसकी क़ियादत डायरेक्टर जनरल पुलिस प्रणब मोहांती ने संभाल ली। टीम ने कई कोशिशों के बाद मुकाम नंबर 6 पर जुज़वी हड्डियाँ, मुकाम नंबर 11A पर एक खोपड़ी और 100 से ज़ायद हड्डियाँ बरामद की। साथ ही मुस्तकिल खाता कार्ड और ATM कार्ड भी मिले, जो शवाहिद में अहम हैं। 18 जुलाई को अदालत ने इशाअत पर पाबंदी का हुक्म जारी किया, जिसके तहत तकरीबन 8,800 ऑनलाइन मवाद को हटाने का हुक्म दिया गया। लेकिन ये पाबंदी अगस्त में हाईकोर्ट ने कल अदम करार दे दी और इस केस से मुताल्लिक़ जज ने खुद को अलग कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने इस केस को हिंदू अकायद पर हमला करार दिया और इल्ज़ाम लगाया कि ये एक साजिश है। जी परमेश्वर वज़ीर दाखिला ने कहा कि अगर इल्ज़ाम झूठे साबित हुए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम की गैर जानिबदारी की भी यकीन दहानी करवाई। 7 अगस्त को एक और मामला सामने आया कि 3 यूट्यूबर्स पर हमला हुआ था। वारदात बंगला क्रॉस के करीब उस वक्त की गई जब वो सौजन्या रेप और मर्डर केस के सिलसिले में एक साबिक़ बिग बॉस कन्नड़ा उम्मीदवार रजत किशोर का इंटरव्यू ले रहे थे। रजत किशोर सौजन्या के घर वालों से मुलाकात के लिए आए थे। सौजन्या वो लड़की थी जिसके साथ 2012 में ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया था और ये केस आज भी रियासत में जज्बाती हसासियत रखता है। इंटरव्यू के दौरान तकरीबन 25 अफराद पर मुश्तमिल एक हुजूम वहां पहुंचा और मारपीट शुरू कर दी और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। 18 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी की एक टीम धर्मस्थला मंदिर पहुंची और इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत प्रोपेगेंडा चला रही है। 21 अगस्त को एक वीडियो साज समीर MD को मसनवी वीडियो केस के तहत मशरूत जमानत दी गई। अदालत ने अब तक इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाया है। शवाहिद और गवाहों की जांच चल रही है। इस केस को बेहतर समझने के लिए हमने साबिक़ DCP ND मुल्ला से बात की। आप भी मुलाहिज़ा करें। ND मुल्ला साहब, आपका प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल है। ND मुल्ला साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि धर्मस्थला केस अब एक हाई प्रोफाइल केस बन गया है, तो इस तरह के केसेस में तहकीकात की बुनियाद क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो एक बात ज़हन नशीन होनी चाहिए कि कंप्लेनेंट, जिसे मुद्दई भी कहते हैं अच्छी उर्दू में, इज गॉड टू अस। वो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट है। वो जो कहेगा उस पे अमल और लाजमी है। उसकी हैसियत देखना ये हमारा फर्ज नहीं है। किसी ने हमको कुछ बताया, हम समझते हैं कि वो सही है और पॉजिटिव होके, मुनफी नहीं, उस जो भी वो इल्जामत आयद करता है उसकी तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल। एक अच्छी गवर्नेंस का ये सबूत है कि जो भी इल्जाम करे दे, या तो सेटिस्फाई हो कि उसके इल्जामत गलत थे और हुकूमत ने, एंड स्टेट, पुलिस की बात नहीं है, स्टेट ने उसका हक है, वो उसके इल्जामात को सही करार दिया है या गलत करार दिया है, तो क्यों करार दिया है। और ये बात चूंकि हाई प्रोफाइल है, लोगों के भी ज़हन नशीन होनी चाहिए कि स्टेट ने सारा कुछ, एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बोलते हैं इसको, एक कंप्लेनेंट से शुरू होता है, फरियाद से शुरू होता है और सजा पे एंड होता है। उसके बाद में अपील होती है, वहां जाके एंड होता है। तो इस बीच में जो भी प्रोसेस होता है वो
बिल्कुल ही साफ सुथरा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि उसमें कोई शुबे की गुंजाइश ना हो। इसीलिए इतने एफर्ट्स होते हैं कि नॉट ओनली लोगों को एक जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन है कि जस्टिस नॉट ओनली शुड बी डन बट अपीयर्स टू हैव बीन डन। सो इस अमल पे पैरा होने के बाद में उसकी जो भी उसकी शिकायतें हैं उस पे हम अमल करते हैं। अमल करने के लिए क्या क्या चीजें दरकार हैं, वो जो कहता है वो सही है गलत है, उसकी जांच टू द फुलेस्ट एक्सटेंट होनी चाहिए, 100%, नॉट 98%, 100% होनी चाहिए। इसी उसूल पे गामजन होके पुलिस जो SIT बनाई गई है, स्पेशल टीम जो बनाई गई है, इसी पे गामजन होके, इस उसूल पे गामजन होके अपने काम को अंजाम दे रही है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ मुकामात पर कुछ हड्डियों के ढांचे वगैरह भी मिले हैं, तो ये जब ऐसी चीजें जब मिल 2 जगहों पर शायद इसकी रिपोर्टिंग हुई है, तो अब इस सूरत में साइंसी हकीकत क्या होगी और इसकी चेन ऑफ कस्टडी कैसे यकीनी बनाई जा सकती है? साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। सबसे पहले तो ये कि बहुत आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि जानवर की हड्डी है कि इंसान की हड्डी है। एक बार एक जानवर की हड्डी है तो हम रूल आउट कर देंगे उसको। कुछ भी हो सकता है, जंगल है, कोई जानवर मरा होगा, उस पर ढेरों मिट्टी पड़ी होगी, जमीन के अंदर धंसा होगा, सैलाब आते जाते रहते हैं, बारिश होती रहती है, उसको जानवर की अगर हड्डी है तो बहुत आसान है कि जानवर की हड्डी है, अलग कर दो। अगर बाय चांस इंसानी हड्डी है तो फिर ये तफ्तीश जरूरी है कि वो इंसानी हड्डी किसी औरत की है कि मर्द की है। इसमें ये डिफरेंट साइंस, मैंने जैसे कहा, साइंस बहुत आगे तरक्की कर चुकी है। चंद एक मखसूस इशारे होते हैं फीमेल की हड्डी में और मेल की हड्डी में, औरत की हड्डी में और मेल। मिसाल के तौर पे औरत की जो शाने होते हैं वो ब्रूडिंग होते हैं, पेल्विस बड़ा होता है, जो एब्डोमेन होता है वो छोटा होता है, बरक्स मर्द के। और कई बार अगर खोपड़ी मिलती है तो मर्द की खोपड़ी औरत के कंपेयर करेंगे तो बड़ी होती। चंद एक ऐसे बहुत सी चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं। अगर एक भी हड्डी मिली तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये मर्द की है कि एक औरत की है। अगर मर्द की है तो फिर उसका DNA होगा, वो किसकी हड्डी हो सकती है, बिकॉज हमारे पास कहीं ना कहीं तो रिपोर्टेड और अनरिपोर्टेड मिसिंग केसेस होंगे, मर्डर केसेस होंगे, अननेचुरल डेथ केसेस होंगे। ये सब केसों का एक अहाता लिया जाता है, फिर इसको रूल आउट किया जाता है। अच्छा, ये जो खबर दिया है वो एक वाहिद शख्स है, इसके अलावा कोई और सामने नहीं आया है अब तक की सूरत हाल में। अब ऐसे वाहिद शख्स पर कोई ऐसा वाहिद शख्स किसी बड़े इदारे पर इल्जाम लगाता है तो फिर उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे परखी जाएगी और उसके दावों को परखने के लिए कौन सी तदाबीर इम्पोर्टेंट हैं और जरूरी हैं इसके लिए? देखो, सबसे पहले ये जहन नशीन कर लो कि कानून की नजर में न कोई बड़ा है न छोटा है, न कोई ऑर्गेनाइज्ड है न कोई डिसऑर्गेनाइज्ड है, कोई रेप्यूटेड है कोई इल रेप्यूटेड है। सिर्फ कोर्ट के सामने जब कोई गवाह पेश होता है तो गवाह का ऑथेंटिसिटी कोर्ट डिसाइड कर सकता है, गवाह का। पुलिस के सामने जब कोई आके एक कंप्लेंट देता है तो हमें वो सच मान के चलना है। बिल्कुल जैसे मैंने कहा, उसको नेगेटिव कहीं भी उसको सस्पिशन नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी कोई कंप्लेंट होती है, प्रेसिडेंट के खिलाफ भी कोई कंप्लेंट होती है तो उसी तरह एक्ट करेंगे जिस तरह एक ऑर्डिनरी इंसान के खिलाफ कंप्लेंट होती है। उसके ऑथेंटिसिटी हमने इतना ही कि ये देख लें कि वो दीवाना तो नहीं है, ज़हनी तौर पे वो अगर मुस्बत इंसान है तो उसकी हर बात हमारे लिए जब तक वो डिस्प्रूव नहीं होती वो हमारे लिए वेद वाक्य है। अच्छा, तो अब ये इस मुखबिर के तहफ़्फ़ुज़ की क्या सूरत हाल है इस केस में? देखो, गुड गवर्नेंस, स्टेट, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये सब चीजें एक बात की तरफ के हर शहरी को हिफाजत स्टेट का अवलीन फर्ज है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मर्डर्स होते हैं, असॉल्ट्स होते हैं, वो अपनी जगह है, मगर उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, हर सिटीजन को, हर शहरी को, सिटीजन को तहफ़्फ़ुज़ देना, ये
पुलिस का और सोसाइटी का फर्ज बनता है, उसको कुछ नहीं होने देंगे, उसको बिल्कुल उसकी हिफाजत का इंतजाम, दैट इज, ये इट इज बियॉन्ड क्वेश्चन कि वो है किसी बड़े इंसान के खिलाफ उसने कंप्लेन किया है, वो पागल होगा, वो दीवाना होगा, या उसने क्या किया है उसकी बात को क्यों ले। नो, या तो लोगों को यकीन हो कि गलत था, या तो यकीन हो कि सही था। सही था। अगर सही था, एविडेंस नहीं है, वो भी हो सकता है, बिल्कुल, मगर एक सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन, एक ऐसा कंक्लूजन को आना बहुत जरूरी है जिस पर जहां पे लोग की, वही मैंने कहा ना, नॉट ओनली जस्टिस नॉट ओनली शुड बी डन बट अपीयर्स टू हैव बीन डन। तो लोगों के जहन में फिर कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए किसी सवाल की, किसी डाउट को क्या कहते हैं, डाउट की, किसी किस्म की कोई डाउट की गुंजाइश लोगों के, यही काम है स्टेट का। अच्छा, सौजन्या 2012 का सौजन्या केस भी जो है यहाँ से रिलेट किया जा रहा है, और इस केस का इतना पुराना केस हो चुका है, तो क्या कोई गुंजाइश है ऐसे केसेस को दोबारा खोलने की और दोबारा से जांच करने की, इस तरह के केसेस को? देखो, 20-20 साल के बाद में केसेस को रिवाइव किया गया है। अभी हाल ही में तुमने देखा होगा, एक बहुत बड़े शख्स की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ रद्द किया, बल्कि ये कहा कि जो जवाब पेश किए गए थे उसकी जमानत के लिए, वो बेसिकली गलत थे। और एक शख्स को कहाँ तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कहाँ तो एक ऑर्डिनरी काम करने वाली औरत, उसकी गवाही को सही माना गया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। देखो, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट दैट लोगों के दिलों में तहफ़्फ़ुज़ उसी वक्त आएगा जब बड़ा छोटा कानून की नजर में एक होगा। इसीलिए कानून की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। बिल्कुल। अच्छा, सौजन्या केस की जांच मुकामी पुलिस, सीआईडी और फिर सीबीआई ने की, तो मौजूदा एसआईटी की तफ्तीश में ये क्या काम दोहरा हो रहा है, या फिर कोई लापरवाही से बचने की क्या सूरत है इसमें? बेसिकली जो एलिगेशन धर्मस्थला, एक ऑल सेड एंड डन, इज अ वेरी वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, उसमें कोई किसी को कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हिंदू टेम्पल को एक जैन मजहब से ताल्लुक रखने वाले सालों साल से, सदियों से चला रहे हैं। हाँ, दैट इटसेल्फ इज वेरी रेप्यूटेड। मगर क्या करें, लोगों के जहन से उनके लिए भी अच्छा है, लोगों के लिए भी अच्छा है कि जहन से तमाम चीजें दूर हों। इसलिए ये तफ्तीश के वक्त में, जब तफ्तीश हो रही है, मिसाल के तौर पे कई बार ऐसा हुआ है कि हम एक ऑर्डिनरी केस की तफ्तीश कर रहे हैं, बड़ा केस हमारे सामने आ गया है। बिल्कुल, बहुत बार हो चुका है ऐसा, और फिर वो उसकी तफ्तीश हम करते जाएंगे तो कहीं और पहुंच जाएगा। तो इससे वेरी इंपॉर्टेंट दैट एविडेंस होना चाहिए। अभी सौजन्या के केस, वहां पे या तो इसी 3 विंग्स हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 विंग्स हैं। एक इन्वेस्टिगेशन टीम, दैट इज पुलिस, एक प्रोसिक्यूशन टीम, और फिर एक जुडिशियल टीम। ये 3 टीम इन टैंडम होनी चाहिए, एक लाइन में। उनकी जो वो है, उनके पास जो भी मवाद है उसको अदालत के सामने इस ढंग से पेश करें कि अवाल अदालत को 100% यकीन हो जाए, बियॉन्ड डाउट। Evidence should be see, another famous slogan is there in criminal justice system, that is, let 1,000 criminals be acquitted but not one innocent be convicted. तो कई बार ऐसे होता है कि हमें मालूम है एक केस सही है, इसमें कोई गलती नहीं, मगर एक एविडेंस एक्ट होता है, चीजों को पेश करने का एक रंग होता है, जो जुडिशरी को कौन सी चीजों को, मिसाल के तौर पे तुम कोई क्रिमिनल आके मेरे सामने कहता है कि मैंने 200 मर्डर किया है, दैट इज नॉट एन एविडेंस। अगर हम उसको ले जाके उसके स्टेटमेंट को कोर्ट में पेश करेंगे तो थूकेगा। बिल्कुल, दैट इज नॉट एन एविडेंस, दैट्स ओनली एन एडमिशन में बी एट द मोस्ट। उसके ऊपर तफ्तीश करनी चाहिए कि वो जो कह रहा है वो सही है तो कॉर्पस डेलिक्टी कहाँ है, और उसका मर्डर वेपन कहाँ है, कहाँ छुपाया गया था। मिसाल के तौर पे कई बार छोटी छोटी मिस्टेक्स कोर्ट सारा कुछ मान लेती है, मगर मिसाल के तौर पे ये बहुत जरूरी है अंडर सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट
कि मर्डर का वेपन जब रिकवर हो तो छुपाया गया हो, उससे पहले किसी की नजर ना पड़ी हो। मिसाल के तौर पे कोई जाते जाते फेंक के गया है, वो सब देख रहे हैं उसको, और बाद में पुलिस रिकवर करती है, तो वो एविडेंस नहीं है। अच्छा, एविडेंस उस वक्त होगा जब किसी को नहीं मालूम है, बिफोर पुलिस या उससे पहले अक्यूज्ड हो। तो ये सब छोटी छोटी बारीकियां होती हैं एविडेंस में। प्रेजेंटेशन भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, एविडेंस कलेक्शन भी उतना अच्छा होना चाहिए, फिर कोर्ट तो अपना फैसला उस पे करेगा। अच्छा, जो तफ्तीश करने वाला ऑफिसर था इस केस में खासकर डीजीपी मोहंती का तबादला हो गया था और टीम के अरकान के इस्तीफे की सूरत में तसलसल और एतबार को कैसे कायम रखा जा सकता? ये सब आप लोगों का मीडिया का वो है, जोला है। देखो मिसाल के तौर पे तुम्हें एक बीमारी है, तुम यहाँ इलाज करा रही हो, उस इलाज की वही प्रिस्क्रिप्शन लेके, वही डायग्नोज लेके तुम अमेरिका जाती हो, वहां वो प्रेजेंट करती हो, वही इलाज कंटिन्यू होगा। बिल्कुल एविडेंस भी इसी तरह है। हर रोज केस डायरी लिखी जाती है कि आज क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और ये केस डायरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑथेंटिसिटी होती है, इसमें हर चीज ऑथेंटिक होती है। ये केस डायरी उस वक्त लिखी गई है जब हमें आगे का नहीं मालूम था, तो इसलिए एट अनडिस्प्यूटेड पॉइंट ऑफ टाइम लिखी गई है। कल को डिस्प्यूट हो सकता है, मगर उस वक्त मुझे नहीं मालूम था क्या होने वाला, आज मैंने लिखा ये सही है। तो कोर्ट इन चीजों को देखता है, तो इसमें तसलसल की बात ही नहीं है। इट विल कंटिन्यू लाइक दैट। अच्छा, इस सिलसिले में नायब वजीर आला डीके शिव कुमार का भी एक बयान जो है गर्दिश कर रहा है कि कोई साजिश थी क्या, इस एंगल से भी कोई जांच करना जरूरी है? जब सही जांच होगी, सारी साजिश है क्या, इंडिविजुअल एफर्ट है क्या, वेंजेंस है, वेंजेंस मतलब बदला, कोई बदले की वजह से कर रहा है क्या, तो ये सारा कुछ आ जाएगा। जांच उसी को कहते हैं। जांच वो है कि जहां पे सच्चाई बाहर निकल आए, भले वो 7 पर्दों के पीछे क्यों ना हो। दिनेश गुंडूराव ने भी कहा था कि लेफ्ट विंग, दिनेश गुंडूराव मिनिस्टर ने भी कहा था कि लेफ्ट विंग के दबाव में एसआईटी बनाई गई है। किसके दबाव में? लेफ्ट विंग के दबाव में। देखो ये पॉलिटिकल स्पेकुलेशंस हैं, मैं इन बातों को नहीं मानता है। पुलिस इज अबव ऑल। जब कोई, क्योंकि पुलिस, कई बार ऐसा हुआ है कि पुलिस अपनी एंथुसियाज्म में कुछ कर देती है, अपने बॉसेस को सेटिस्फाई, बाद में जाके उनको अदालत के सामने पेश होना पड़ता है। फांसी हुई है, सजाए मौत हुई है एनकाउंटर्स में, जो फेक एनकाउंटर्स है, इसमें कई केसेस ऐसे हैं जहां जेल को गए हैं। इसलिए वो पुलिस ऑफिसर, अगर वो सेंसिबल है, कोई भी सेंसिबल पुलिस ऑफिसर आज के दौर में अपना दिफा देख के ही करता है। लोगों की बातें जो है वो इट is not recorded or accounted for. Nobody will question them. But definitely investigation, the IO will be questioned at some point of time. कोई एक PR डालेगा कि फलां जानबूझ के इसने किया गया है। The police officer who is investigating will be questioned. Police is not above law. Police is only following the law. He should follow the law. तो वो अपनी हिफाजत करते हैं, उनको मालूम है क्या करना है, किसी के दबाव में कुछ नहीं होता है। उडुपी चिकमंगलूर के एमपी कोटा श्रीनिवास ने भी कल एक लेटर लिखा है और उन्होंने काफी संगीन इल्जामात लगाए हैं कि मुस्लिम यूट्यूबर्स को जो है बाहर से फंडिंग मिली है उनके धर्मस्थला को बदनाम करने की, एंड कोई तमिलनाडु का कोई लीडर है जिसने कांग्रेस पे दबाव डाला है। आज का जनार्दन रेड्डी ने कहा है, ये सब पॉलिटिकल, इसी आजाद मुल्क है, बिल्कुल, ये चाइना नहीं है, नॉर्थ कोरिया नहीं है, बिल्कुल, ये आजाद मुल्क है। हर किसी को अपनी राय देने का हक हासिल है। ये आजाद मुल्क है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें आजादी के हक दिया है। कोई कुछ भी कहे, उनकी मर्जी है, वो देखना स्टेट का फर्ज है। वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है तो काउंट में नहीं करेंगे। सर अगर वो लॉ के, व्हाट इज लॉ अल्टीमेटली, कानून क्या है, जुर्म क्या है, जुर्म जो किए जाने पे, ना किए जाने पे जिसकी सजा मुकर्रर है वो जुर्म है। बियॉन्ड दैट एनीबॉडी कैन से एनीथिंग। मैं झूठ बोलता हूँ, मैं दाल खाना खाया, मटन खाया हूँ, वो क्या लॉ के अंदर कुछ नहीं है वो। समझ रहे हो? एनी ओमिशन और कमीशन विच इज पनिशेबल अंडर लॉ इज एन ऑफेंस। तो ये ऑफेंस के अंदर आता ही नहीं है। ये स्टेटमेंट्स है, आजादी है, मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ बिना हर्टिंग एनीबॉडी। अगर मैं हर्ट कर रहा हूँ तो उसको हक पहुंचता है कि वो उसके खिलाफ
जुर्माना वसूल करे या इस्तेखाजा करे, वरना कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं हम। नहीं, ये जो बड़े बड़े ओहदों पे हैं, एमपी हैं और बड़े बड़े लीडर्स हैं, तो इस ओहदे पर होते हुए इस तरह के बयान जारी करना अवाम के लिए एक नुकसानदायक सिनेरियो पेश कर सकता है। देखो, जब कोई खास करके लीडर्स, जो भी लीडर हो, कोई भी लीडर हो, जब वो कहता है उसके पीछे एक मोटिव होता है, उसका अपना पर्सनल एजेंडा होता है, उसका मोटिव होता है, उसके हिसाब से वो कहता है। इसके पीछे जो कुछ है वो अंधेरे में होता है, तुम नहीं देख सकती हो उसको। कहने दो, करने वालों को कहने दो। द लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट डिविएट, ये डिविएट नहीं होनी चाहिए। खते मुनानी नहीं है, ये खते इस्तिवा है, सीधे जाओ। ठीक। Truth will come out ultimately. Truth will prevail. The very fundamental of the constitution is truth shall prevail. It will prevail. बिल्कुल। फेक न्यूज और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? पर्टिकुलरली जो भी न्यूज फॉरवर्ड होती है, जहां से भी आती है, ऐसे ही रैंडमली फॉरवर्ड कर दी जाती है विदाउट एनी वेरिफिकेशन, कि इसको कैसे हैंडल किया जाए इन चीजों को? देखो, at a very highest level it is being discussed now. All intellectuals are talking about this, that न्यूज को सेंसेशनलाइज कर रहे हैं, न्यूज को कमर्शियलाइज कर रहे हैं, न्यूज को, दैट इज द एलिगेशन नॉट ओनली अगेंस्ट यूट्यूबर्स, अगेंस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया। I mean, because earlier the bosses were editors. Now bosses are managers. The trend generally, I'm taking, not particularly, generally is towards how you make your channel popular. उसके लिए there is no fake news के लिए, as it is, there is no law made. No, they are coming up with some law rules. So there, all of a sudden in last 1 year or so, thousands of YouTubers have come up as news channels. People are, by and large, people are innocent. By and large, people are, all the people are not educated, or they don't recheck and all that. When you present a thing in a manner in which it shouldn't be presented, people are influenced. They should understand their responsibility, or there should be a check over them. Either of the things will be there. In the guise of guise मतलब लिबास में, in the guise of liberty of expression, irresponsibility should not creep in. Beautiful, sir. This is great. When it creeps in, personal gain will come. When personal gain will come, you are not sincere. You are not sincere towards your profession. You are not sincere towards your audience. You are not sincere towards the news, which should be preculated. That is very unfortunate. What is happening? It will be reined in. You know, हर दौर में होता आया है. फिर then there will be a law. For everything there will be a law. That is no reason that we have not reached the perfection as that. You do something else will come. There will be law again. There will be law again. So laws keep coming. So fake news definitely is very bad to the society. People should be responsible. But it should be professional. It has become a livelihood. Because livelihood is everybody's right. But should have some shackles around. बिल्कुल. Some shackles around. बिल्कुल. Irresponsibility is irresponsibility. It will cause immense harm to the society. It should not happen. अच्छा, आपकी नज़र में एक्स-डीसीपी क्राइम, आपकी नज़र में इस पूरे केस की हकीकत क्या है? आज तक के सारे मामलात को देखते हुए, सारे हक़ाइक़ को देखते हुए, आप इस केस को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? भाई देखो, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, जिस लिटिल इनकॉन्सिक्वेंसेस। मैं समझता हूँ कि कुछ जहां आग नहीं होती वहां धुआं नहीं होता। नॉट कनेक्टेड विद धर्मस्थला। कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से ये सब शोर बरपा है।
जी, कुछ तो हुआ है, कहीं तो हुआ है। वो जब उसकी आइडेंटिटी का पता चलेगा, ऐसा नहीं कि पुलिस आंख बंद करके उसकी हर बात मान रही है, उसके बारे में भी पता कर रही है पुलिस। बिल्कुल। वो जब वक्त आएगा उसके बारे में भी पता होगा कि वो कौन है, किस खबाश का आदमी है, उसने क्यों ऐसा कहा था, ये सब बातें भी आएंगी। जब आएंगी तो चक्काचौंध हो जाएंगे सबकी आंखें। तब ये सब जो स्टेटमेंट्स हैं, ये उसके बाद में उनको क्या कर सकते हैं? जो भी स्टेटमेंट जिसने भी दिया है उसको आप पकड़ नहीं सकते, उसकी आजादी है। वो आजादी क्या कहते हैं उसको, ओरल बयानात की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका, जो भी कहे वो कहे, कहने वाले को क्या है, गैर जिम्मेदार। किसी को एक्चुअली ऑनेस्टली बोलें, किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। सूनर और लेटर ट्रुथ विल कम, दे शुड वेट फॉर दैट। अच्छा, आखिर में मैं फिर दूसरा देखो, लॉ इज, जब कानून बनाया गया था तो सारे जो फोर फादर्स ऑफ द लॉ, उन्होंने सारी चीजों को हकीकत में रख के लॉ बनाया है। मिसाल के तौर पे पुलिस पे न उस वक्त यकीन था लोगों को, ना आज यकीन है। जब डिसेंटरिंग होती है बॉडी, जब निकाली जाती है तो एक मैजिस्ट्रेट का होना जरूरी है। ये उन्होंने उस वक्त कहा था जब धर्मस्थला का केस नहीं था। आज क्योंकि मैजिस्ट्रेट की बात पे कानून लोग ज्यादा यकीन रखते हैं बजाय के पुलिस की बात पे। पुलिस के एक लोगों के जहन में, सिर्फ हिंदुस्तान की पुलिस नहीं, दुनिया की पुलिस के बारे में हर शहरी को एक शक होता है कि मैनिपुलेशन करते हैं। वो करते हैं नहीं करते हैं वो दूसरा हिस्सा है, वो अलग चीज है। मगर मैजिस्ट्रेट नहीं करते, मैजिस्ट्रेट पे यकीन है आज भी। इसलिए एक मैजिस्ट्रेट को होना जरूरी है। ये सब जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में हो रहा है, और हर चीज का इन रिटर्न रिकॉर्ड हो रहा है। मैजिस्ट्रेट से भी हो रहा है, पुलिस से भी हो रहा है, इन टैंडम। सो कहीं भी कोई उसकी गुंजाइश नहीं, कोई छोड़ नहीं। अच्छा, आखिर में मैं आपसे एक अलग सवाल पूछना चाहूंगी कि वाटाल नागराज हमेशा ये क्यों कहते थे कि जब तक मुल्ला नहीं आएंगे तब तक मैं अरेस्ट नहीं दूंगा करके? क्योंकि वाटाल, मैंने कब्बन पार्क में 15 साल तक मैंने काम किया है, तकरीबन 15 साल 14 साल है कुछ है, और मैक्सिमम टाइम मैंने वाटाल नागराज उसके अलग अलग बेस में आता था। वो उसकी चाल को सिर्फ मैं पहचानता था, और मुझे मालूम था कि उसको कब कौन से मौके पे, क्योंकि उसका देखो, जब तक किसी इंसान के कोई वो न्यूजेंस नहीं था, वाटाल नागराज कभी न्यूजेंस था, हमेशा एक पर्पस को लेके उसने फाइट किया है। वेरी सेक्युलर मैन, आई गॉट ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर हिम। वो अगर न होता तो कनाडा कर्नाटक में नहीं होती थी वो जमाने में। अच्छा। वो जमाने में तुम शायद पैदा भी नहीं हुई थी, 70s में, जब कनाडा डाउनवर्ड में थी, इसने रिवाइव किया है उसको। इज अ ग्रेट मैन। तो वो जो कुछ भी उसने किया था वो मुनफरिद तरीके से करता था, और उसकी चाल को समझने वाला मैं एक ही था। तो इसलिए मुझे हम भी प्रोटेस्ट करते थे जब तो बोला कि ये नहीं कर भाई जाता था, तो मुझे मालूम था उसको जो उसके एक्सप्रेशन को देना था। इंसान के एक्सप्रेशन को रोकना नहीं चाहिए कभी। एक सेटिस्फाइड वो करके फिर कानून को बीच में लाना। कानून इज नॉट बी ऑल एंड एंड ऑल। कानून से हर चीज नहीं होती। इंसान के जो नफ्सियात है वो इम्पोर्टेंट है। उसको करना था, लोगों को बताना था, वो कि अपनी सेल्फ के लिए नहीं कर रहा था, लोगों को बताना था कि ये बेइंसाफी हो रही है समाज में। तो उसको मैं क्या करता था, उसको बताने देता था, तो मेरा काम भी करता था। तो इसलिए हमारे बीच में एक काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बहुत बहुत शुक्रिया मुल्ला साहब सालार डिजिटल से इस इम्पोर्टेंट केस पर बात करने के लिए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थे हमारे मेहमान जिन्होंने इस केस की तफसीली एक सिनेरियो पेश किया है, और उम्मीद है कि आपको ये बहुत हद तक समझ में आ गया होगा कि कैसी तफसीलात, किस तरह की तहकीकात हो रही हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें। शुक्रिया।